हेलो दोस्तों, अनकुरम एडुटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के इस पहले वीडियो में मैं आपके साथ आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट के टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके रिलेटेड हम एनपीए के रिलेटेड हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट करता है। चलिए दोस्तों, हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मीनिंग क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज क्लासिफाइड एज इफ द लेंडिंग प्रिंसिपल और एन इंटरेस्ट वैल्यू ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ 19 डेज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बैंक का बोरोवर प्रिंसिपल और एन इंटरेस्ट वैल्यू ड्यू करता है 19 डेज के लिए, तो वो एसेट क्लासिफाई किया जाता है एज अ एनपीए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और एंड इंटरेस्ट लिखा गया है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वैल्यू एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वैल्यू, अगर ये वैल्यूज ड्यू रहती है 19 डेज के लिए, तो ये एनपीए में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस एनपीए के भी एसेट के टाइप हैं। ए टाइप हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड एसेट, सेकंड सबस्टैंडर्ड एसेट, थर्ड डाउटफुल एसेट एंड फोर्थ लॉस एसेट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड एसेट जो होते हैं, ये एसेट का मंथली या क्वार्टरली जो भी इनका ईएमआई डिसाइड किया जाता है, वो ईएमआई रेगुलरली आता है। इस अकाउंट का रिस्क जो होता है बहुत कम होता है, ये रेगुलरली अकाउंट एक्टिव रहते हैं। तो सेकंड जो है सबस्टैंडर्ड एसेट। सबस्टैंडर्ड एसेट ऐसे होते हैं जो रिमेन एनपीए में पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। मतलब ये अकाउंट के जो वैल्यूज है वो 12 मंथ और 12 मंथ के कम टाइम के लिए एनपीए में बना रहता है। तो थर्ड टाइप है डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल एसेट में जो भी अमाउंट रहता है, वो अमाउंट अगर एज ए एनपीए में सबस्टैंडर्ड एसेट में 12 मंथ के लिए अगर रहता है, तो वो पूरा जो एसेट वैल्यू होता है वो एज अ डाउटफुल एसेट में क्लासिफाई किया जाता है। तो इसके ऊपर बैंक को प्रोविजन करना पड़ता है। डाउटफुल एसेट के लिए बैंक को 100% प्रोविजन करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बैंक का डाउटफुल एसेट 100 करोड़ से, तो बैंक को अलग से 100 करोड़ अपना प्रोविजन बनाने पड़ते हैं। तो ये देखिए कि ये जो एनपीए प्रोविजंस आता है, वो बेसिकली आता है प्रॉफिट से। तो मतलब अगर बैंक का प्रॉफिट डेफिनेटली अफेक्ट होगा अगर बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं तो लॉस एसेट अपना जो फोर्थ टाइप है। लॉस एसेट में ये जो एसेट होते हैं वो नॉन कलेक्टेड होते हैं, ऐसा नॉन कलेक्टेड उन्हें माना जाता है। और ये जो एसेट क्लासिफाई हो जाते हैं तो बैंक को भी इस एसेट में भी 100% प्रोविजन करना पड़ता है। और ये प्रोविजन करने के बाद बैंक को वो जो बैलेंस शीट होती है बैंक की, बैंक के बैलेंस शीट से ये पूरे जो अमाउंट होता है लॉस एसेट का, वो राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ मतलब वो बैंक के बैलेंस शीट से ये अमाउंट निकाला जाता है प्रॉपरली। और ऐसा नहीं होता कि ये जो पूरा अमाउंट होता है वो लॉस में गिना जाता है, इसका कुछ स्लैबलेज वैल्यू भी होता है। और कुछ भी वैल्यू अगर रिकवर होती है इन अकाउंट से, तो वो पूरा अमाउंट एज अ प्रॉफिट माना जाता है। तो इन एनपीएस में ऐसा नहीं होता कि पूरे ही जो बैंक के अकाउंट्स है वो 19 डेज के लिए अगर ड्यू रहेंगे तो ही उन्हें एनपीए माना जाएगा। तो इसमें टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट, बिल एंड अदर अकाउंट, जो भी अकाउंट 19 डेज के लिए ड्यू रहते हैं, वो पूरे अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में अमाउंट उसका ओवरड्यू रहता है 2 क्रॉप्स सीजन प्लस 2 ईयर्स के लिए, तब ये अमाउंट जो पूरा अमाउंट रहेगा वो क्लासिफाई किया जाएगा एज अ एनपीए। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में एक वन क्रॉप एंड सीजन प्लस 2 ईयर्स में, मतलब वन क्रॉप सीजन प्लस 2 ईयर्स तक एक अमाउंट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में अगर ड्यू रहता है तो वो एज एनपीए में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके एनपीए के टाइप हैं, 2 टाइप होते हैं एनपीए के।
एक होता है ग्रॉस एनपीए और सेकंड होता है नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए का फॉर्मूला है ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांस। तो ग्रॉस एनपीए का मतलब ये होता है कि टोटल लोन्स एसेट दैट आर क्लासिफाइड एज एनपीए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, अपना आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है एनपीए के बारे में, उस गाइडलाइंस के अनुसार टोटल जो अमाउंट एनपीए का अमाउंट होता है उसे ग्रॉस एनपीए माना जाता है। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि आजकल एनपीए के बारे में इतना डिस्कस किया जा रहा है? देखिए, जो ये ग्रॉस एनपीए होते हैं वो बैंक के क्वालिटी, जो लोन्स की क्वालिटी होती है वो बताते हैं। तो उसकी वजह से अगर एनपीए बढ़ रहे हैं मतलब बैंक के लोन की क्वालिटी लो होती जा रही है। इसकी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये जो पूरे ग्रॉस एनपीएज होते हैं वो उसमें अकाउंट आते हैं सबस्टैंडर्ड एसेट के, डाउटफुल एंड लॉस एसेट, नेट एनपीए। तो नेट एनपीए में, ये नेट एनपीए कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम बैंक उसके प्रोविजंस डिडक्ट करती है, तो ये जो पूरा अमाउंट बचता है वो नेट एज ए नेट एनपीए माना जाता है। तो इसका नेट एनपीए का फॉर्मूला है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस माइनस प्रोविजंस। अब हम देखेंगे कि रीजंस फॉर एनपीए, मतलब उसके पीछे के पॉसिबल रीजंस क्या है जिसकी वजह से एनपीए बढ़ता है। तो ये डिवाइड किए गए हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर में। तो इंटरनल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो बैंक उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उसके, जो वो फैक्टर होते हैं वो बैंक के कंट्रोल में नहीं होते। तो अब हम इंटरनल फैक्टर देखते हैं। इंटरनल फैक्टर में अपना पहला फैक्टर है पुअर लेंडिंग डिसीजन। तो कभी कभार ऐसी चीज़ें बैंक में देखी जा सकती है कि क्रेडिट ऑफिसर जो सुपरविजन करता है, पूरा एनालिसिस करता है क्या बोरोवर का इनकम कितना है, मॉर्गेज कितना लेना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें में सिबिल स्कोर आता है। जितना भी सिबिल स्कोर अच्छा होगा बोरोवर का तो उसको लोन भी ज़्यादा मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। तो ये जो सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके बाद में जाके ही लोन डिसबर्स होता है बोरोवर को। तो कुछ इसमें अगर कम लेंडिंग में या इस जो डिसीजन ले रहा है क्रेडिट ऑफिसर उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है, या उसे कहो कि उसे ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट दिया गया, या जिसकी मॉर्गेज कम लिया गया। तो जो सारे नॉर्म्स होते हैं, तो ये नॉर्म्स को अगर कंप्लायंस नहीं हुए ये नॉर्म्स, तो इसकी वजह से भी बाद में जाके एनपीए बढ़ते हैं। तो अगर देखिए कि एक एग्जांपल लीजिए कि अगर एक बैंक को लोन देना है 100 करोड़ का और उसको 75% उसका मॉर्गेज चाहिए। अगर उसमें 75% उन्होंने 75 करोड़ का मॉर्गेज नहीं लिया और बाद में जाके उन्होंने 60% का मॉर्गेज लिया, तो और वो बाद में जाके वो लोन अगर एनपीए बन भी जाता है, तो एनपीए बनने के बाद बैंक ने ऑलरेडी कम लिया था मॉर्गेज, तो वो जो अमाउंट होगी वो बाद में उस मॉर्गेज से रिकवर फुल्ली नहीं हो पाएगी। तो ये जो बाकी की अमाउंट बची है वो एनपीए में हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे और एक ही एक्सेसिव ओवरड्राफ्ट लेंडिंग। तो इसका मतलब है कि बैंक बोरोवर की कैपेसिटी जो होती है उसके ऊपर जाकर बैंक ने लोन प्रोवाइड किया, या उसे एक्सेसिव ओवरड्राफ्ट सर्विस दी गई, तो वो जो कैपेसिटी के ऊपर गया हो वो लेंडिंग पे नहीं कर पाएगा, और बाद में ये जो अमाउंट होगा वो अमाउंट एनपीए में कन्वर्ट होगा। तो ये भी कुछ पॉसिबल रीजन हो सकता है। इसके एक्सटर्नल फैक्टर ये हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मैंने अभी बताया कि वो नॉन कंट्रोलेबल, बैंक को ये कंट्रोल नहीं कर सकती। तो देखिए, फर्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज। तो हम जानते हैं कि कुछ इलाकों में अर्थक्वेक आते रहते हैं, फ्लोड्स आते रहते हैं। तो इसकी वजह से उस एरिया में अगर अफेक्ट करता है, और बोरोवर का जो इनकम स्रोत होता है जहाँ से इनकम आती है, तो वो इनकम अगर टोटली अगर ब्लॉक हो जाए, तो लोन की जो ईएमआई है वो कश्तियाँ हैं कैसे पेड कर पाएगा? वो पॉसिबल नहीं कि वो पेड नहीं कर पाएगा।
तो एक्चुअली नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से एनपीए में ग्रोथ हो सकती है। विलफुल डिफॉल्टर्स, तो विलफुल डिफॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन हो, जो बोरोवर्स हो, वो लोन लेते हैं और उनकी कैपेसिटी होने के बावजूद वो लोन को पेड नहीं कर पाते या वो पेड नहीं करते। तो वो जो अमाउंट होता है, वो जो बोरोवर्स होता है, उसको विलफुल डिफॉल्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये एक बड़ा कारण है जो एनपीए में इंक्रीज कर रहा है। इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो अगर पूरी इंडस्ट्रीज में कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज होता हो जाती है या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी है या रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रही इंडस्ट्री या मैनेजमेंट इनसफिशिएंट है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसकी वजह से अगर इंडस्ट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो देखिए उसका 100% डेफिनेटली ये इंडस्ट्रीज अपना जो लोन लिया हुआ है उसकी ईएमआई पेड नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से भी एनपीए बढ़ सकता है। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस, तो अगर एक मानो कि एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से अगर उसका डिले हो जाता है प्रोजेक्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 100% उसमें जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी बाय 10% से होगी या 20% से होगी या 30% से होगी, ये 100% वैल्यूज इंक्रीज होगी। तो उस ओवररन की वजह से तो ये एनपीए में भी ग्रोथ हो सकता है। बिजनेस फेल्यूर, तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स बिजनेस में कंटिन्यूअसली आती रहती है, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से अगर बिजनेस पूरा फ्लॉप हो जाता है, तो जो अमाउंट लिया गया था, बोरो किया गया था बैंक से, वो तो डेफिनेटली होगा कि वो जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस है, वो पेड नहीं कर पाएगा और वो एनपीए में कन्वर्ट होगा। तो भी इस एनपीए के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? तो देखिए मेनली इसके 5 इम्पैक्ट आ सकते हैं। फर्स्ट तो इम्पैक्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। डेफिनेटली, क्योंकि अगर एनपीए में ये जो अमाउंट है कन्वर्ट हो जाता है लोन का अमाउंट, तो वो अमाउंट को आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार उसको प्रोविजंस भी करना पड़ता है। अगर ये लॉस में चला जाता है, लॉस एसेट में चला जाता है, तो 100% प्रोविजंस करना पड़ता है। मतलब अगर 100 करोड़ का कोई एनपीए बना है अकाउंट, तो उसके लिए 100 करोड़ अलग से उसको प्रोविजंस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये प्रोविजंस आएगा कहाँ से? ये प्रोविजंस आएंगे एज अ बैंक के प्रॉफिट में से। तो डेफिनेटली ये बैंक के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। लिक्विडिटी, तो देखिए जब भी एनपीएस इंक्रीज होते हैं, तब एसेट मैनेजमेंट जो होता है बैंक का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, उस पर डेफिनेटली प्रेशर आता है। क्योंकि बैंक को, ये जो बैंक डिपॉजिट लेती है अपने कस्टमर से, तो ये डिपॉजिट बैंक अपने खुद के पास तो रखती नहीं है, बैंक देती है, बोरोवर्स को लोन देती है, तो बैंक के पास उतनी फुल कैश होती नहीं है। तो अगर ये एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो बैंक ने लोन दिए वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो बैंक अपने डिपॉजिटर को और जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया था वो लौटा कैसे सकती है? वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी मिसमैच बनता है। थर्ड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो जब भी ये एनपीएस इंक्रीज होते जाते हैं, एक कंट्रोलेबल नहीं होते बैंक को, तब हायर लेवल मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस हायर लेवल मैनेजमेंट में इस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को, तो जब भी एनपी इंक्रीज होता है, हायर लेवल मैनेजमेंट इस पे फोकस करना चालू कर देता है। तो इसकी वजह से वो अदर कहीं उसके जो चीजें हैं जो उन्होंने देखनी पड़ती है, वो देख नहीं पाते। इसकी वजह से भी इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है। क्रेडिट लॉस, तो जब ये अकाउंट लॉस एसेट में चला जाता है, तो 100% होगा कि ये बैंक के लिए वो तो लॉस होगा, बट जो भी अमाउंट आएगी उसमें से वो तो एज अ प्रॉफिट मानी जाएगी, बट जो अमाउंट नहीं आएगी, एज अ एग्जांपल लीजिए कि एक बैंक में 100 करोड़ का अमाउंट एनपीए बन चुका था, फिर बाद में वो लॉस एसेट बन चुका था, तो बाद में उसके बस 20 करोड़ ही रिटर्न आ गए। तो जो 80 करोड़ थे वो एक्चुअल बैंक का वो टोटल लॉस था। तो इसका एक अलग और
अपना 5वां इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो देखिए कि अगर वो बैंक का एनपीए बन चुका है 100 करोड़ का अकाउंट, तो अगर वो रिटर्न और टोटली लॉस बन जाता है बैंक के लिए, तो ये जो अमाउंट हो सकता था वो बैंक कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकती थी। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अपॉर्चुनिटी वैल्यू थी, वो उसका भी बैंक को लॉस हुआ है। तो ये भी एक एनपीए का इम्पैक्ट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि एनपीए एज अ फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना परसेंट अफेक्ट करता है। तो ये जो एग्जांपल लिया है वो बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल है। ये जो पूरे वैल्यूज है करोड़्स में है, और ये जो वैल्यूज लिए गए हैं उन बैंक ऑफ इंडिया के एनुअल रिपोर्ट से ली गई हैं। तो मैंने 2006 से 2019 तक वैल्यूज लिए हैं और उसका रिग्रेशन एनालिसिस किया है। तो आप देख ही सकते हैं 2006 में बैंक का नेट एनपीए 812 करोड़ था और उसी टाइम बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी 701 करोड़ था। और जैसे-जैसे हम देखते हैं ये साल बीतते जाते हैं 2013 तक, तो ठीक है कि नेट एनपीए 7417 करोड़ है और उसी टाइम बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी था 2749 करोड़। बट अब 2014 में देखते हैं एक ही साल में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है एनपीए में। और तो ये इंक्रीज इस वजह से हुआ है कि हम 2013 के पहले जो नेट एनपीए थे हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। उस टाइम के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया था। तभी इसकी वजह से ये ड्रास्टिकली चेंज आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही 2019 में बैंक के नेट एनपीए था, ये डेटा मार्च 2019 का है। 1918 करोड़ का नेट एनपीए था। उसी टाइम बैंक को लॉस हुआ था 5546 करोड़ का। तो ये चार्ट से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिए जब हमारे 2010 में ये नेट एनपीए और प्रॉफिटेबिलिटी हम एक ही जगह पे देख रहे हैं। बट बाद में जैसे-जैसे नेट एनपीए का ग्राफ बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी का ग्राफ नीचे आते जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2016 में एनपीए का ग्राफ हाईएस्ट पे है। तो उसी टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे नीचे, एक्चुअली उसे कंपनी को, बैंक को लॉस हुआ है पूरा। तो जब भी और बाद में 2017 में जैसे ही स्लाइटली एनपीए के ग्राफ में डिक्रीज होता है, उसी टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी ग्राफ में इंक्रीज होता है। तो जब भी एनपीए इंक्रीज होता है तब प्रॉफिटेबिलिटी पे वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है वो रिग्रेशन एनालिसिस समरी का आउटपुट है जो एक्सेल पे बनता है। जब भी हम एक्सेल की सीरीज बनाना स्टार्ट करेंगे तो रिग्रेशन एनालिसिस उसमें ज़रूर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वेयर बता रहा है कि आर स्क्वेयर कितना है। आर स्क्वेयर की वैल्यू आप देखेंगे तो ये रही आर स्क्वेयर की वैल्यू, वो है 0.4961। मतलब नियर बाय ये वैल्यू 50% है। मतलब जो नेट एनपीए है 50%, एक 50% का फैक्टर है जो प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट करता है। और जो अदर फैक्टर है जो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करते हैं वो सारे मिलके 50% है। मतलब एक एनपीए ऐसा फैक्टर है जो 50% का अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो अभी हम आखिरी देखेंगे कि क्या हम सजेशंस हो सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सजेशंस तो हम बहुत सारे दे सकते हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में वहाँ पे ये सजेशन इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो फर्स्ट हमारा सजेशन ये होता है कि टू अपॉइंट अ प्राइवेट रिकवरी एजेंट। तो जब भी हम एक क्रेडिट ऑफिसर बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी टाइम उसे अगर पिछला वाला लोन जो एनपीए बन चुका है वो रिकवरी भी करना पड़ता है, तो उसके ऊपर डबल प्रेशर आता है। तो उसकी वजह से एक प्राइवेट रिकवरी एजेंट हम अपॉइंट कर सकती है बैंक, और उससे भी ये रिकवरी हो सकती है। सेकंड है कंटिन्यू फॉलोअप ऑफ एडवांस अकाउंट। तो बैंक को
बैंक करती है कंटिन्यूअसली जो बैंक ने लोन दिया है, बट पॉसिबल नहीं होता कभी-कभी कि हर एक अकाउंट को आप देखो, इसको एनालिसिस करो कि ईएमआई आ रही है, नहीं आ रही है। तो देखो, ऑलरेडी बैंक जो अपनी है, इंडिया की बैंक, वो पब्लिक सेक्टर बैंक ऑलरेडी ओवरबर्डन हो चुकी है। मतलब उनकी कैपेसिटी अगर 1000 अकाउंट हैंडल करने की है, तो उसी बैंक में वो 2000 अकाउंट्स हैंडल कर रही है। तो उसकी वजह से ये कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता। बट ये हाँ, एक एक सजेशन हो तक सकता है, क्योंकि हम अगर टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हम एक कर सकते हैं, और उसकी वजह से हम गिरावट भी देखी जा सकती है एनपीए में। थर्ड, उसका सजेशन हो सकता है कि गिव अ क्रेडिट मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू द क्रेडिट ऑफिसर। ये चलता रहता है बैंक में कंटिन्यूअसली, बट एक एडवांस लेवल पे जाके बैंक के क्रेडिट ऑफिसर को एक एडवांस क्रेडिट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी होगी। जो जो बैंक में ये प्रॉब्लम बड़ा है, उनके लोन्स हाईएस्ट पे जा रहे हैं, उन बैंक को एक क्रेडिट ऑफिसर जो है उनके, तो एडवांस लेवल पे उनको क्रेडिट मैनेजमेंट ट्रेनिंग देनी होगी। तो ये एक सजेशंस हो सकता है। और अपना एक लास्ट सजेशन भी है कि इक्वल इम्पोर्टेंस टू प्री सैंक्शन एज वेल एज पोस्ट सैंक्शन ऑफ बैंक इज नीडेड। हमारे बैंकिंग सिस्टम में हम ज़्यादा तक लोन देने से पहले उनके डॉक्यूमेंट देखते हैं, सिविल स्कोर देखते हैं, उनके सब हमें इनकम कहाँ से आती है, कितनी लेवल में उनकी इनकम है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। बट इसके अलावा पोस्ट सैंक्शन, आफ्टर डिसबर्समेंट लोन करने के बाद, उस बैंक का ईएमआई आ रहा है, कितनी देर तक इसका ईएमआई नहीं आया, 1 मंथ के लिए, 2 महीने तक, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना अभी नीडेड है। तभी हम ये जो एनपीए का ग्राफ है जो इंक्रीज हो रहा है, उसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। रहा हमारे चैनल का आज का पहले वीडियो का एनालिसिस। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाने से ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।